हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं अध्याय 1 समुच्चय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेट्स। इसकी आज हम शुरुआत कर रहे हैं। इसमें हर एक कॉन्सेप्ट को डीपली से समझते हुए चलेंगे ताकि आगे कभी आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर तो हेडिंग लगाइए आप, अध्याय 1 समुच्चय। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेट्स कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो सब हमारे दिमाग में आता है वो आता है कि ये जो चैप्टर है समुच्चय पढ़ क्यों रहे हैं, है ना? इसका यूज कहाँ पे होगा? सबसे पहले पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही आता है, ठीक, कि इसका यूज कहाँ पर होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें हेडिंग डालना है। सबसे पहले समुच्चय हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो चलिए, तो देखिए हमने हेडिंग लगाया समुच्चय क्यों पढ़ रहे हैं। आप भी पेन कापी उठाकर ऐसे ही हेडिंग डालते रहें और हमारे साथ पढ़ें। तो कुछ बच्चे होंगे कि जैसे कहेंगे कि जो समुच्चय है वो कक्षा 11वीं की मैथ की बुक में है इसलिए हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका कुछ रियल लाइफ या फिर कुछ कुछ ना कुछ इसका उपयोग हमारी साइंस में है, इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। और आगे जैसे देखें हम इनके टॉपिक, तो सबसे पहले देखें तो इसका उपयोग होता है मॉडर्न मैथमेटिक्स में, यानी मॉडर्न मैथमेटिक्स जो है यो इसका ये बेस है। क्लास 11th में जो समुच्चय सेट्स है इसमें जो मॉडर्न मैथमेटिक्स होती है यानी आधुनिक गणित, इसमें लिख सकते हैं मॉडर्न मैथमेटिक्स। जो मॉडर्न मैथमेटिक्स होती है यानी आधुनिक गणित, उसका ये बेस है। क्या है? बेस, उसका बेस है। यानी यूँ कहें कि ये समुच्चय क्या है, तो ये जो हम आगे पढ़ रहे हैं जो 11वीं 12वीं में सभी जो चैप्टर हैं उन सभी चैप्टरों में ये जो सेट्स है सभी चैप्टरों में कुछ ना कुछ किसी न किसी रूप से आएगा। यानी एक प्रकार से कहें तो ये जैसे फेविक्यूल होता है उसकी तरह लिंक्ड है, यानी चिपका हुआ है। यानी सभी अध्याय में ये कहीं ना कहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, सेट्स जो है मॉडर्न मैथमेटिक्स का बेस है। यह सबसे पहला कारण है, इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। और दूसरा देखें तो इसका कारण है हमारा कि ये कंप्यूटर साइंस का आधार है। क्या? कंप्यूटर साइंस। तो लिखते हैं कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस का क्या है? आधार। मतलब इसका समझें अगर, मतलब कंप्यूटर साइंस सबसे पहले देखें तो कंप्यूटर साइंस जो है तो ये एक ब्रांच है यानी एक शाखा है जिसमें हम देखते हैं कंप्यूटर के एल्गोरिथम को समझते हैं। क्या? कंप्यूटर के एल्गोरिथम्स को समझते हैं। एक तो हो गया जो हम कंप्यूटर को मतलब चलाते या सीखते हैं, वो सीखना जो है वो ये कंप्यूटर साइंस नहीं कहलाता। इसके पीछे पीछे होता है एल्गोरिथम, यानी बहुत बड़ा एल्गोरिथम होता है। जैसे सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं, ऐप कैसे बनाती हैं, यानी एप्लीकेशन जो हमारे पास यूट्यूब फेसबुक ये सभी एप्लीकेशन होती हैं वो कैसे बनाते हैं। या फिर और देखें जो वेबसाइट होती हैं, वेबसाइट कैसे बनाते हैं। तो ये सभी क्या होती हैं, उसको जो आप चला रहे हैं जैसे यूट्यूब, तो वो सभी उनके पीछे की, मतलब उनके पीछे की जो लगी है ड्रिग, यानी जो समझे लगी होती है, उनके पीछे एल्गोरिथम लगी रहती है। एक प्रकार से क्या कहें, उनके पीछे एल्गोरिथम लगी रहती है। वही एल्गोरिथम जो है उस एल्गोरिथम को हम समझते हैं इस कंप्यूटर साइंस में। क्या? उस समय मतलब उसी एल्गोरिथम को कंप्यूटर साइंस का जो कोर्स करते हैं उसमें हम समझते हैं। अभी तो जैसे हम कक्षा जैसे शुरू में हम पढ़ें कि का खा गा गा ऐसे पढ़े, फिर आगे हमें पता चला कि हाँ इसमें इतनी ये सभी हिंदी पढ़ने के काम में आता है। इसलिए ऐसे ही जो कंप्यूटर साइंस है तो हम अभी सेट्स को समुच्चय को वही का खा गा गा जैसे पढ़ रहे हैं। बाकी आगे जो कंप्यूटर साइंस लेंगे +2 करने के बाद या फिर 10th पास करने के बाद ही होता है ये कंप्यूटर साइंस एक होता है, तो उसमें लेंगे तो ये पढ़ाया जाएगा, एल्गोरिथम पढ़ाते हैं। वही कहलाता है क्या? कंप्यूटर साइंस का अंदर वाला मतलब एल्गोरिथम कहलाता है, कंप्यूटर साइंस कहलाता है। तो ये आधार है सेट्स, यानी काका काका जैसे पढ़ते हैं हिंदी पढ़ने के लिए वो आधार होता है काका का, तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस होता है। ठीक है, सेट्स। और इसके बाद और देखें तो जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप बनना चाहते हैं या फिर और कुछ बनना चाहते हैं जैसे डाटा इंजीनियर, तो ये सभी में सेट्स का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, मतलब सेट्स उसमें उपयोग कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से उपयोग में आता है। और दूसरा देखें तो मतलब ये कंप्यूटर साइंस मतलब ये हो गया। और तीसरा देखें तो तीसरा इसका बहुत बड़ा महत्व है एक, इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। क्या देखें अगर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है ना। तो मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे होती है, जैसे इसमें उदाहरण देंगे पाइथन, कैटेलिन, C++, जावा, ऐसे जो सभी लैंग्वेज होती हैं यानी पाइथन, कैटेलिन, C++, जावा, ये सभी जो हैं ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती हैं। ये सभी जो क्या कहलाती हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उनमें जो हम गेम जैसे गेम आप खेल रहे हैं
उन गेम में जो है वो गेम में जो लैंग्वेज का उपयोग किया गया है, जैसे कैटलिन या फिर ये जावा आप सुने होंगे शब्द, तो यही में जो शब्द हैं ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। इन्हीं से गेम बनाने के पीछे एक एल्गोरिथम जो होती है वही उनका आधार सेट्स कहलाता है। यानी अगर सेट्स जो अच्छे से नहीं समझा तो वो जो मतलब गेम उम बनाने की एल्गोरिथम है जिस लैंग्वेज में बनी है, जैसे कैटलिन, पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, तो वो अगर नहीं पढ़ा तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ये सेट्स जो नहीं पढ़े तो क्या होता है वो गेम नहीं बना सकती। इसलिए हम इसे पढ़ते हैं आगे पढ़ने के लिए, यानी +2 यानी 12th करने के बाद इसे हम कंप्यूटर साइंस या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये सब पढ़ना पड़ता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अगर देखें, हम क्या देखें एग्जाम्पल, ऐसे ही आप भी कॉपी बनाते चलिएगा तो अच्छा रहेगा, आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। जैसे एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल क्या है, जैसे आपके पास क्या है फेसबुक, एक क्या है फेसबुक है यानी FB है, उसमें आप देखेंगे तो इसमें क्या होते हैं कई करोड़ों लोगों का क्या होता है डाटा होता है। क्या इसमें फेसबुक में आप देखेंगे कि कई लोग जुड़े होते हैं, मतलब सबका अरेंज करने की डाटा बेस होता होगा, डाटा जो सबके पास होता है मतलब सबका डाटा होता है, मतलब उसे हम डाटा क्या कहते हैं, डाटा बेस कहते हैं या फिर SQL, क्या डाटा बेस कहते हैं या फिर SQL कहते हैं। यानी जो फेसबुक में करोड़ों लोगों का डाटा जहाँ एकत्रित होता है उसे कहते हैं डाटा बेस या फिर SQL। तो ये यहाँ मतलब इसमें समझें कि ये जो बहुत सारे लोगों का, जैसे हम देखें कि जैसे पहले शुरुआत में कोई बनाना, मतलब ये जो डाटा बेस ये बहुत लोगों का मतलब ये अकाउंट इकट्ठा रखे रहते हैं। जैसे कोई खोला अपना अकाउंट, सबसे पहले क्या मांगता है, सबसे पहले सबसे पहले उसमें मांगा कि उसका नाम क्या है, फिर क्या पासवर्ड या फिर मोबाइल नंबर ऐसे मांगते हैं। उनके सबके जो बेस होता है वही क्या कहलाता है, मतलब ये सबका अरेंजमेंट करने का वो फेसबुक में जो है तो वो सेट से ही वो अरेंजमेंट सीखते हैं। ठीक है, और जो देखें जैसे इसमें जैसे मान लीजिए अगर कोई है, जैसे पहले शुरू फेसबुक में जो ID बनाया, जैसे कोई बना लिया तो देखिए जैसे हम किसी मतलब कोई अगर जैसे रोहित पहले अपना अकाउंट बना लिया, फिर जैसे मोहित बना लिया, फिर ऐसे सोहन, ये कई प्रकार के मतलब कई लोग हैं जैसे बनाए अपना, जिस प्रकार मतलब पहले बनाए रोहित, फिर उसके बाद मोहित, फिर इसके बाद सोहन, या ऐसे कुछ बनाए। तो अगर देखें तो इसे अगर हम एक बार बना दिए, ठीक है ना, अब देखें यदि कि एक साथ तीनों अगर बैठे हैं या फिर सभी लोग बैठे हैं तीनों और फिर से खोलें, तो ये नहीं कि सबसे पहले अगर रोहित बनाया या फिर मोहित बनाया या फिर मतलब रोहित अगर सबसे पहले बनाया है तो रोहित का सबसे पहले अकाउंट नहीं खुलेगा, मतलब खुल सकता है मगर इसमें अरेंजमेंट क्या हो बदल सकता है, क्या पता डाटा इसका तेज हो तो ये जल्दी खुलेगा, यानी मोहित जल्दी खुल सकता है, या फिर मतलब इसमें अरेंजमेंट जो है पहले जो खाता बनाया रोहित, मोहित, फिर सोहन, तो इसमें अरेंजमेंट चेंज होते रहता है। जैसे अब दोबारा हो सकता है मोहित खुले पहले डाटा खुल जाए, फिर रोहित खुल जाए, या फिर सोहेल, मतलब ये अगर गूगल में देखेंगे पाइथन लैंग्वेज में तो ये जो अरेंजमेंट है, तो अरेंजमेंट क्या होता है अगर रिफ्रेश एक बार कर दिए तो तुरंत बदल जाता है, यानी बदल जाता है मतलब दूसरे का तुरंत खुल जाता है खाता, और जो पहले बनाता है वो नहीं खुल पाता। ठीक है ना, तो यही क्या कहलाता है डाटाबेस में, ये एग्जांपल है कि जो फेसबुक में बहुत सारे लोग होते हैं उनका डाटा इकट्ठा करना, वो क्या कहलाता है डाटाबेस या फिर SQL। और कुछ होता है जैसे मान लीजिए किसी का अगर डाटा है मतलब एक एक महीने बाद, फिर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद ये सभी बनाए अकाउंट, तो इन सभी का कुछ देर बाद मतलब रिफ्रेश करने के बाद दूसरे का जल्दी खुल जाएगा या फिर उसका मतलब किसी का भी खुल सकता है, इसमें सेम नहीं रहता। ठीक है ना, और देखें इसके बाद तो क्या होता है, इसमें रिपीटिशन मतलब रिपीटिशन अलाउ नहीं होता है। रिपीटिशन मतलब जैसे हम एक नंबर से, मैं अगर अपने एक नंबर से एक फेसबुक खाता खोल लिया, अकाउंट खोल लिया, तो उसी नंबर से कोई और दूसरा नहीं खोल सकता, ये होता है रिपीटिशन अलाउड नहीं होता, मतलब वही नंबर से कोई और दूसरा नहीं खोल सकता। ठीक है ना, यानी ये सेट्स में यही सब होता है कि एक ही नंबर से केवल एक ही अकाउंट बनेगा, दूसरा नहीं बनेगा। ठीक है ना, अब देखते हैं जो समुच्चय है वो कैसे बना, कौन बनाया, कौन मतलब ये इसके पीछे क्या क्या है, समुच्चय कैसे। तो देखिए अब देख लेते हैं जो समुच्चय है उसका निर्माण किसने किया या फिर समुच्चय कौन बनाया, कौन सबसे पहले सोचा कि ये समुच्चय हो वास्तव में होता हो क्या है। यानी जो समुच्चय है इसे सेट थ्योरी भी कहते हैं। तो जो सेट थ्योरी है किसने बनाया, तो एक वैज्ञानिक मतलब एक गणितज्ञ थे, जॉर्ज कैंटोर, क्या जॉर्ज जॉर्ज कैंटोर, वो वैज्ञानिक जो हैं जॉर्ज कैंटोर, उनका जो जन्म देखें तो 1845 में हुआ था और उनकी मृत्यु हो गई थी 1918 में, क्या 1918 में। अब इसको देखें तो जब ये जॉर्ज कैंटोर जो थे जो सेट्स का मतलब सेट्स थ्योरी की मतलब बनाए, तो ये सेट्स थ्योरी जब बनाए तो इसके ऊपर कई लोग जो हैं तो ये बोल रहे थे, मतलब कई लोग बोले कि ये सेट्स थ्योरी का कोई मतलब कहीं यूज ही नहीं है। क्यों नहीं है यूज, क्योंकि पहले तो कंप्यूटर जो है कंप्यूटर बना लगभग 1980 में, क्या 1980 में कंप्यूटर बना लगभग देखें जो, तो जब कंप्यूटर 1980 में बना है और ये जो सेट्स थ्योरी है, सेट्स थ्योरी बन गया मतलब बनाई कब 1918 1918 में। जब 1980 में बन चुका तो इसके बाद कई वैज्ञानिक गणितज्ञ बोले कि ये तो इसका उपयोग नहीं है क्योंकि ये तो कंप्यूटर अभी बना नहीं था। इसके बाद जब ये वो देखेंगे जो इनकी मृत्यु हो गई थी 1918 में हो गई, इसके बाद जब 1980 आया तब यहाँ पर कंप्यूटर का निर्माण हुआ। अब जब कंप्यूटर का निर्माण हुआ तब पता चला कि ये जो सेट्स थ्योरी वास्तव में बहुत उपयोगी था।
ठीक है ना। और ये जो जॉर्ज कैंटोर थे वो वायलन बजाते थे, वायलन, ऐसे ही समझ लेते हैं, वायलन बजाते थे, खूब ज़्यादा उन्हें पसंद था। ठीक है, देखिए यदि आप जॉर्ज सेंटोर को देखना चाहते हैं, कैंटोर को, तो ये किताब की आपकी पहले पृष्ठ पेज पर ये उनकी शक्ल दी गई है। जॉर्ज सेंटोर, उनका जन्म 1845 से और 1918 में उनकी मृत्यु हो गई है। अब देखते हैं हम कि जो समुच्चय है उसे कहते क्या है, मतलब समुच्चय किसे कहते हैं। ठीक है ना, समुच्चय किसे कहते हैं, तो हेडिंग डालिएगा समुच्चय। तो देखिए हमने लिखा समुच्चय किसे कहते हैं, हेडिंग डालिए। अब देखिए यदि समुच्चय किसे कहते हैं तो ये समुच्चय कहते हैं सुपरिभाषित संग्रह को। क्या लिख लें पहले, सुपरिभाषित संग्रह, संग्रह, ये सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं, ये कहते हैं हम समुच्चय। अब यानी देखिए सुपरिभाषित संग्रह यह क्या है। अब देखें तो सुपरिभाषित का मतलब सुव्यवस्थित, मतलब ये अच्छे से व्यवस्थित हो उसे कहते हैं सुपरिभाषित। और संग्रह को अगर समझें तो इसे इंग्लिश में कहते हैं कलेक्शन। ठीक है, क्या कहते हैं, कलेक्शन। अगर यदि आपसे मैं इसे समझना चाहें तो यदि मैं आपसे अगर क्वेश्चन करूँ कि आप मतलब स्वर बताइए, इंग्लिश के 5 स्वर जो होते हैं उन्हें बताइए, स्वर बताइए, तो आप बताएंगे ए, ई, आई, ओ, यू बताएंगे, यही बताएंगे ना। और जो इन्हें देखें तो ये ऐसे, ये जो ब्रैकेट है इसे ब्रैकेट को कहते हैं कर्ली ब्रैकेट। क्या, कर्ली ब्रैकेट कहते हैं, ब्रैकेट। और इसे हिंदी में जो कहते हैं तो मझला कोष्ठक कहते हैं। ठीक है ना, मझला कोष्ठक या फिर कर्ली ब्रैकेट। अब ये जो इसके अंदर, अब जो ए, ई, आई, ओ, यू है, अगर मैं दूसरे व्यक्ति से पूछूं कि ये आप भी बताइए स्वर क्या हैं, तो वो भी यही बोलेगा, ए, ई, आई, ओ, यू। क्यों बोलेगा, क्योंकि एकदम ये सुपरिभाषित है। क्या है, सुपरिभाषित संग्रह है। स्वर हमेशा किसी से भी पूछें तो यही बताएगा, चाहे आपसे पूछें चाहे या फिर दूसरे आपसे दोस्त से पूछें तो यही बताएगा, सुपरिभाषित संग्रह। और इसे कोष्टक में कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दें तो इसे क्या कहते हैं, सेट्स। क्या कहते हैं इसे, सेट्स। यही क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। ठीक है ना। यदि अगर दूसरा प्रश्न पूछें आपसे कि आप बताइए कि पहली 5 प्राकृत संख्या बताइए। क्या, पहली 5 प्राकृत संख्या बताइए, तो आप सीधे आप बताएंगे क्या, 5 प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 यही बताएंगे, पहली 5 प्राकृत संख्या यही बताएंगे। ठीक है ना। और जो दूसरे व्यक्ति से अगर पूछ लिया जाए तो वो भी यही बताएगा, 1 2 3 4 5। अगर यदि हम यही क्वेश्चन पूछ लें, मतलब इंग्लिश में अगर पूछें इंग्लैंड के व्यक्ति के से, तो वो भी यही बोलेगा, 1 2 3 4 5 यही होते हैं क्या, 5 प्राकृत संख्याएं। उनसे इंग्लिश में पूछना पड़ेगा मगर वही बताएंगे, ये 1 2 3 जो है वो सब अच्छे से यही बताएंगे आंसर। ठीक है ना। तो ये जो देखें तो ये अरेंजमेंट जो है हमेशा फिक्स है, यही जो कर्ली ब्रैकेट, और इसे अगर कर्ली ब्रैकेट से लिख दें यानी मझला कोष्ठक से, तो यही क्या कहलाता है, सेट्स कहलाता है। ठीक है। अब इस सेट्स के अगर एक और क्वेश्चन देखें, इसमें आसानी समझ में आ जाएगा। जैसे आपसे कोई पूछे, यदि मैं पूछूं कि 5 बेहतरीन खिलाड़ी बताइए, 5 बेहतरीन खिलाड़ी। अब जो 5 बेहतरीन खिलाड़ी अगर अलग अलग व्यक्ति से पूछेंगे, जैसे मैं आपसे पूछूं तो आप शायद बता दें, या फिर कोई बता सकता है, राहुल पहला हो गया, जैसे राहुल द्रविड़ हो गया, कोहली हो गया, कोहली, और देखें तो धोनी, और कुछ भी बोल सकते हैं जैसे रैना, और क्या हो सकता है, सहवाग। ये सभी जैसे देखें तो मेरे हिसाब से, फिर आपके हिसाब से क्या है, 5 बेहतरीन जैसे कुछ भी हो सकते हैं, बट मैं ऐसे उदाहरण लेके लिखा कि 5 बेहतरीन ये हो गए, राहुल, कोहली, धोनी, रैना, सहवाग। ठीक है ना। अब यदि दूसरे व्यक्ति से पूछें, दूसरे कोई और अन्य से पूछें, तो शायद इनको वो पसंद न हो, दूसरे बेहतरीन खिलाड़ी बता दो, दूसरे का नाम कोई भी हो सकता है। तो ये क्या है, जो ये दोनों, ये सुपरिभाषित नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बेहतरीन हम खिलाड़ी पूछे अलग अलग व्यक्ति से तो अलग अलग बताया, जब अलग अलग बताया है तो क्या है, सुपरिभाषित नहीं है। संग्रह तो बना है लेकिन सुपरिभाषित नहीं है, तो इसे क्या है, इसे हम सेट्स नहीं कहेंगे। अब आसानी से समझ में आ गया होगा, जो सभी के लिए एक बराबर हो, जैसे किसी से क्वेश्चन पूछे कि ये क्या है, तो ये सब के बराबर हो, मतलब सभी के लिए, सब जैसे ए आई ओ है, ये दूसरे से पूछे किसी से पूछे सबके लिए सेम है। और कर्ली ब्रैकेट यानी मझला कोष्ठक में लिख दें तो ये क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। इसे सुपरिभाषित संग्रह कहते हैं। आसानी से समझ में आ गया होगा। अब जो ये पूरा है ये सवाल हम कल के मतलब दूसरे लेक्चर्स में समझेंगे। मतलब इसे अच्छे समझने के लिए जो है, तो प्रश्नावली 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें सब समझ में आ जाएगा आसानी से। तो आशा रखते हैं इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें दूसरे के साथ, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, तथा वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें। थैंक यू सो मच।